यूक्रेन में युद्ध विराम में पीएम मोदी निभा सकते हैं बड़ी भूमिका, फ्रांसीसी पत्रकार का आंकलन। लखनऊ में आज यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी भी होंगे शामिल। सीएम योगी का बयान, कहा अप्रैल मई तक कराएंगे निकाय चुनाव, विधायक सांसद रखे तैयारी। खेल मंत्रालय ने WFI की सभी गतिविधियां रोकी, अतिरिक्त सहायक सचिव विनोद निलंबित। अखिलेश यादव का उत्तराखंड का दौरा, आज हल्द्वानी में एक शादी समारोह में शामिल होंगे अखिलेश यादव। अयोध्या में भारतीय कुश्ती संघ की बैठक, आज जनरल काउंसिल के 54वें सदस्य बैठक में होंगे शामिल। बैठक में ब्रजभूषण शरण सिंह भी रहेगी दूर। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ की। यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10:30 बजे से बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी रहेंगे मौजूद। बैठक में करीब 700 पदाधिकारी लेंगे भाग। यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10:30 बजे से बैठक। प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में रहेंगे मौजूद सीएम। आपको बता दें, कार्य समिति की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, जहां 2023 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लिए पैठ बनानी है, इसकी पूरी तैयारियां, इसका पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर पूरा विजन क्लियर किया जाएगा। हर एक कार्यकर्ता के पास काम होगा, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी बैठक की अध्यक्षता खुद भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप जी, आज उदयनाई गया जब कार्य समिति की बैठक है, करीबन 700 बताया जा रहा है, 700 पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, एक बड़ी खबर है, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और पूरे देश भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लान किया है कि पूरे देश की कार्य समिति की जो बैठकें हैं वो इसी माह निपटा ली जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश में जो इसका सिलसिला है वो आज से शुरू होगा। 1 दिवसीय ये कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें पूरे प्रदेश के 700 पदाधिकारी शिरकत करेंगे और जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, वो सब भी इस समिति में भाग लेंगे। स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल होंगे। और साथ ही साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्म सिंह सैनी भी इसमें शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा आयोजन है। जिस तरह से जेपी नड्डा ने यहाँ पर एक संदेश दिया है अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो संदेश दिए हैं उनको आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है और उसी कवायद में ये सारी मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। आज प्रदेश के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस कार्य समिति की बैठक का पूर्ण रूप से एक ही लक्ष्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान कहा कि ये जो 400 दिन है ये बेहद अहम है। इन 400 दिनों में हमें काम करते रहना है। साथ ही जिस तरीके से बीजेपी हर बार अपने हर एक कार्यकर्ता को काम सौंपती है, उसके मद्देनजर वो इस चुनावों को जीतने की कोशिश करती है, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं के पास काम होगा तो उनके अंदर उत्साह होगा। तो सीधे ये कार्य समिति की बैठक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव है। बिल्कुल, न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि एक खबर और भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अप्रैल और मई में
यहाँ पर लोकल बॉडीज के चुनाव करा लिए जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले लोकल बॉडी के चुनाव भी एक बड़ी चुनौती होगी, उससे भी पार पाना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है इस लोकल बॉडी के चुनाव में। 16 जो नगर पालिका के चुनाव है, महापौर जहां पर चुने जाते हैं, उनमें से 14 भारतीय जनता पार्टी के पास में है और 2 बहुजन समाज पार्टी के पास में है। ऐसे में इस जीत को बरकरार रखना और बल्कि 14 से बढ़ा करके 16 करना, ये भी एक लक्ष्य होगा। और इसके साथ साथ में जो शिक्षक खंड की 2 सीटें हैं, एमएलसी की जो 5 सीटों पर चुनाव चल रहा है, उन पर भी अपना वर्चस्व बनाने की कवायद की जा रही है और उसी को लेकर के मैसेज दिया जाएगा। और इन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो है 2024 का चुनाव, जिसके मद्देनजर सारी तैयारी की जा रही है। और अब इस बार एक बड़ा फेरबदल किया गया है। पन्ना प्रमुख, जो अब तक सिर्फ एक पन्ना प्रमुख हुआ करता था, उसकी जगह पर अब गुजरात की तर्ज पर यहाँ पर पन्ना समिति बनाई जाएगी। यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति के कंधे पर ये पूरी जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो अपना बूथ जिताए, बल्कि अब उसकी एक पूरी कमेटी होगी, पूरी एक समिति होगी, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि जो पन्ना जो बूथ है उसको जिताए और उसमें वो कमेटी पूरा उसमें काम करेगी। हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि इनको लेकर के बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक हो चुकी है। उनको दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि कैसे उनको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है और कैसे उन्हें विपक्ष का जवाब देना है। इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका क्या जवाब दें। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर अभी महिला कार्यक्रमों में जो महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, उसमें बताया गया, जब लोगों ने पूछा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो उनका सीधा जवाब था कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो लोगों की आमदनी भी काफी बढ़ गई है। तो पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी गई है जिससे कि वो लोगों को जवाब दे सकें, लोगों तक अपने कार्यक्रम पहुंचा सकें। और सबसे बड़ी बात है कि जो लाभार्थी ग्रुप है उसको एक्टिवेट कर सकें, जिनके आधार पर भी लगातार चुनावी जीत दर्ज की जाती रही है। और एक बार फिर से उसी ग्रुप को अच्छी तरीके से एक्टिवेट किया जा रहा है, जिससे कि 2014 के से बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की जा सके। जी बिल्कुल जी, प्रदीप विश्वकर्मा जी, जिस तरीके से कई अलग अलग सत्र भी आयोजन किए जाएंगे, साथ ही बहुत सारी चीजों पर फोकस किया जाएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, यूपी बीजेपी की प्रदेश की बैठक है, कार्यकारिणी की ये बैठक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना मिली है, जहां 112 नंबर पर दी गई सूचना, बम की सूचना पर पुलिस हुई अलर्ट। सूचना मिलते ही सरोजनी नगर पुलिस हुई सतर्क, सर्विलांस की मदद से सूचना देने वाला हुआ गिरफ्तार। पकड़ा गया युवक मानसिक रूप से है विक्षिप्त, युवक से पुलिस कर रही पूछताछ। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। आपको बता दें, जिसने ये सूचना दी थी उसको सर्विलांस की मदद से पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया और बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। हालांकि पुलिस उससे पूरी पूछताछ कर रही है कि उसने ऐसा क्यों किया। वही सूचना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जहां पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाने में दुरुस्त हो गई। वही 112 नंबर पर यह सूचना दी गई थी, लेकिन सर्विलांस की मदद से फोन कॉल करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। सूचना मिलते ही सरोजनी नगर पुलिस हुई सतर्क और सर्विलांस की मदद से सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और 112 नंबर पर यह सूचना मिली थी। आपको बता दें कि सर्विलांस की मदद से जिस युवक ने सूचना दी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और वो युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस उससे पूरी पूछताछ कर रही है कि उसने ऐसी फोन कॉल क्यों की।
पकड़ा गया युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। युवक से पुलिस कर रही है पूछताछ। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना मिली है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़ चुके हैं। जी पवन, लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना मिली है। जो युवक पकड़ा गया है वो बताया जा रहा है मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अभी तक क्या कुछ उससे जानकारी निकल करके आई? जी, आपको बता दें कि शनिवार को एक युवक द्वारा 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दी जाती है कि एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। सूचना मिलते ही जो एयरपोर्ट जो सरोजनी नगर पुलिस है और एयरपोर्ट की जो सुरक्षा कर्मी है वो सब अलर्ट मोड पर आ गए, क्योंकि जो 26 जनवरी का आने वाला है गणतंत्र दिवस, उसको लेकर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर है। ऐसे में इस तरह की जो सूचना मिलती है उसमें सरोजनी नगर पुलिस पूरी तरह से तैयार होकर सर्विलांस दल की मदद से उसको पकड़ने का प्रयास करती है और फिर प्रयास के बाद अलीगंज में उसकी लोकेशन मिलती है और उसको पकड़ा जाता है। फिलहाल उसकी पूछताछ की जा रही है और अभी उसका नाम फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन जो यहाँ इंस्पेक्टर है संतोष कुमार, उन्होंने बताया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसने सूचना दी थी, लेकिन उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी क्या है मामला और किस तरह का है। इस तरह का मामला पहले भी एयरपोर्ट पर हो चुका है। करीबन 2015 में भी एक युवक द्वारा जो है फोन करके सूचना ATC को दी गई थी कि 4 संदिग्ध आदमी यहाँ पर घूम रहे हैं। उसके बाद काफी हड़कंप मचा था और वो भी 26 जनवरी के आसपास एक मामला था और इस बार 26 जनवरी के आसपास ऐसा मामला हुआ जिससे एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त जरूर बताया जा रहा है, लेकिन उससे पूरी जानकारी ली जा रही है। खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां छात्रा को खुलेआम तेजाब फेंकने की दी जा रही है धमकी। मोबाइल नंबर देने से मना करने पर दी जा रही है धमकी। छात्रा को 1 घंटे तक रास्ता रोककर बनाए रखा बंधक। शोहदे से परेशान होकर स्कूल छात्रा ने छोड़ा स्कूल। शिकायत करने पर मां को दे रहे धमकी। रेल बाजार के फेथफुलगंज इलाके की घटना। पीड़ित छात्रा के परिजन थाने में लगाए रहे न्याय की गुहार। छात्रों को खुलेआम तेजाब फेंकने की धमकी दी जा रही है। कानपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां छात्रा का मोबाइल नंबर मांगा गया था और जब उसने देने से इनकार कर दिया तो ये शोहदा उसे खुलेआम परेशान कर रहा है, तेजाब तक फेंकने की धमकी दे रहा है। कितने दिन से बेटा आपको ये परेशान कर रहा है? ये 2 महीने से। 2 महीने से? हाँ। अच्छा, और क्या कहता है आपसे? और कहता है कि हमको नंबर दो, ID दो और हमको आधार कार्ड दो अपना, और मम्मी लोग को मारने की धमकी देता है। कहता है नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, तेजाब फेंक देंगे। आज भी वही बदतमीजी सब लोग कर रहे थे और बोल रहे थे नंबर दो, अपना ID दो। आज जब मम्मी सब लोग घर गई मेरे साथ तो वो लोग मारपीट पे आ गए। 10-12 लोग उनके साथ थे। वो भी सब कहने लगे अगर तू पुलिस के पास गई तो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों को सबको खत्म कर देंगे और तेजाब डाल देंगे। तो आपने सुना किस तरीके से पीड़िता अपना दर्द बयां कर रही है। पीड़िता का कहना है कि जब वो और उसके माता पिता बात करने के लिए छात्रा शोहदे के घर गए तो वहां पर लोगों ने तेजाब तक डालने की धमकी दे डाली, साथ ही पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं और मोबाइल नंबर देने से मना करने पर शोहदे नाराज हो गए और तेजाब फेंकने की धमकी दे डाली। वहीं छात्रा ने शोहदों से परेशान होकर के अपना स्कूल तक छोड़ दिया है। रेल बाजार के फेथफुलगंज इलाके की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बेटियों को संरक्षण मिल रहा है। इस तरीके के अपराधियों की हौसले बिल्कुल बेदम पड़ गए हैं, लेकिन कानपुर के फेथफुलगंज इलाके में जिस तरीके से ये शोहदे युवती को खुलेआम परेशान कर रहे हैं, तेजाब फेंकने तक की धमकी दे रहे हैं, परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उससे तो साफ नजर आता है कि पुलिस का खौफ, प्रशासन का खौफ दूर दूर तक इन शोहदों को नहीं है।
वहीं शोहदों से परेशान होकर छात्रा ने स्कूल तक छोड़ दिया है। शिकायत करने पर मां को धमकी दे रहे हैं शोहदे। छात्रा को आपने भी सुना, छात्रा का कहना था कि उससे मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड, आईडी, इस तरीके की चीजें मांगी जा रही है। जब छात्रा ने देने से इनकार कर दिया तो लगातार उसे परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब खबर मेरठ से है, जहां युवकों का हुड़दंग का वीडियो वायरल हुआ है। सड़क पर युवक हुड़दंग करते दिखाई दे रहे हैं। स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। देहली गेट क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। देहली गेट क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। युवकों का हुड़दंग का वीडियो वायरल। सड़क पर युवक कर रहे हुड़दंग। ये वो वीडियो है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर गाड़ी लहराते हुए ये युवक जा रहे हैं और स्टंट कर रहे हैं। रोड पे ही स्टंट कर रहे हैं, जहां आजू बाजू और लोग भी चल रहे हैं। उन्हें चोटें लग सकती है और इन्हें खुद भी चोटें लग सकती है, लेकिन युवकों के अलग सी रंगबाजी चढ़ी हुई है, जिसके तहत इस तरीके से सरे रोड में स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। और इसका वीडियो भी उन्होंने खुद बनाया और वायरल किया। वहीं ललितपुर में छात्रों का छात्र की पिटाई करते एक वीडियो वायरल हुआ है। इंटरमीडिएट के छात्रों ने एक छात्र को जमकर पीटा है। छात्रों ने लाठी डंडों एवं बेल्टों से मारपीट की है। कस्बा बांसी के इंटरमीडिएट कॉलेज का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि छात्र एक छात्र को किस तरीके से बेल्ट, लाठी, डंडों से बुरी तरीके से पीट रहे हैं। और इंटरमीडिएट के ये छात्र बताए जा रहे हैं। छात्रों के झुंड का एक छात्र को पीटते वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक साथ कितने सारे छात्र हैं और एक छात्र को मिलकर कितनी बेरहमी के साथ पीट रहे हैं। जिसके हाथ में जो है उसी से पीट रहे हैं, जहां बेल्टों से, लाठियों से, डंडों से, हाथ पैर घूसे लात सब चला रहे हैं। और ये स्कूल में पढ़ने वाले छात्र किस तरीके से गुंडागर्दी सरेआम रोड में कर रहे हैं, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ललितपुर का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्कूली छात्रों ने एक छात्र को जमकर पीटा बेल्टों से, लाठियों से, डंडों से। जिसके हाथ में जो पड़ा उससे ही मारना शुरू कर दिया। और आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। किसी ने इस छात्र को बचाने का प्रयास भी नहीं किया। वहीं आपको बता दें, देवबंद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान युवक की मौत हो गई। 12 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। सहारनपुर में ये मुठभेड़ हुई 5 सितंबर 2021 को। गौ तस्करों से हुई थी मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान गांव थिसकी निवासी जिशान की हुई थी मौत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी किया है आदेश। 2021 का ये मामला, पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। 12 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। बारह पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। 2021 का ये पूरा मामला बता रहे हैं। देवबंद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान युवक की मौत का मामला।
जहां 12 पुलिसकर्मियों पर हत्या कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश। सहारनपुर में हुई थी मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई युवक की मौत और उसी मामले पर अदालत ने 12 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। सहारनपुर में ये मुठभेड़ हुई थी और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, 5 सितंबर 2021 का ये जो पूरा मामला है, इस पर अदालत ने क्या कुछ फैसला सुनाया है, जानकारी दें। बिल्कुल, ये मामला जिस प्रकार से मीडिया की लगातार सुर्खियों में बना रहा और जो पीड़ित जिसान की पत्नी थी, उसने जो सहारनपुर सीजीएम यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसी के आधार पर कोर्ट ने 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और जिस प्रकार से ये मुठभेड़ हुई थी, कहीं ना कहीं लगातार इस पर सवाल जरूर उठ रहे थे, तो इसी के चलते जो कोर्ट ने भी इसमें मुकदमा करने के आदेश दिए हैं और संपूर्ण प्रकरण की जांच भी इसमें पुलिस शुरू करने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सहारनपुर में ये जो मुठभेड़ हुई थी, इस पर लगातार मृतक की पत्नी एक्टिव थी और इसको लेकर के अब 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज होगा। आपको बड़ी खबर बताते, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हिसार दौरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हिसार दौरा, कृषि क्षेत्र से जुड़े पहलुओं पर करेंगे प्री बजट चर्चा। प्रगतिशील किसानों के साथ प्री बजट चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। किसान नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हिसार दौरा, आपको बता दें उनका ये दौरा काफी अहम है क्योंकि कृषि क्षेत्र से जुड़े कई पहलुओं पर वो प्री बजट चर्चा करेंगे। और इस पर हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनोद, जिस मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दौरा है, किन किन बिंदुओं पर वो बातचीत कर सकते हैं, कितना जरूरी माना जा रहा है उनका ये दौरा? बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हिसार पहुंचेंगे और वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बजट सत्र से पहले कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों को लेकर वैज्ञानिक के साथ साथ किसानों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में होगा, 3 बजे होना है। जिसमें खुद हरियाणा के कृषि मंत्री है, कृषि कल्याण मंत्री है जेपी दलाल भी साथ होंगे और साथ के साथ सीएम चंडीगढ़ से वहाँ रात्रि ठहराव भी करेंगे। और ये बता दें जो उसके बाद रात्रि विश्राम भी हिसार में ही रहेगा सीएम का, और कल वो हिसार से सीधा टोहाना जाएंगे और जहाँ जनसभा के साथ साथ विभिन्न परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और इसके बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें इससे पहले कि जो सीएम ने प्री बजट दिल्ली के अंदर प्री बजट में हिस्सा लिया था, जिसको लेकर उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा था जो दिल्ली से जो पैसा आता है एनसीआर को लेकर, जो दिल्ली से सटे हरियाणा को लेकर जो पैसा आता है उसमें बढ़ोतरी की जाए, साथ ही साथ उसमें बजट को कम किया जाए। कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर, हरियाणा के विकास को लेकर, किसानों को लेकर जो प्री बजट कृषि किसानों के साथ या अधिकारियों के साथ मीटिंग बहुत अहम होने वाली है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्री बजट पर चर्चा मुख्यमंत्री करने वाले हैं, साथ ही इस चर्चा में बताया जा रहा है कि प्रमुख किसान भी सम्मिलित हो सकते हैं कि उनसे राय जानेंगे, उसके बाद आगे इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, किसानों के साथ किसान भी होंगे, इसमें वैज्ञानिक भी साथ साथ होंगे, वरिष्ठ अधिकारी होंगे, उनसे राय लेने के बाद रात्रि वहीं रुकेंगे। कल शायद पूरे दिन
जो इनका जो हिसार के अंदर दौरा रहेगा, साथ किसानों के साथ मिलना रहेगा, वैज्ञानिक के साथ मिलना रहेगा, वरिष्ठ अधिकारी के साथ मिलना रहेगा। तो उसके साथ वो कल टोहाना से सीधे दिल्ली किसी पीढ़ी बजट से चर्चा करने, इन लोगों से बात करने के बाद सीधे दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में शायद जो इनसे सुझाव या जो बातचीत होगी वो दिल्ली केंद्र सरकार से बात करेंगे उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, मनोहर लाल खट्टर का दौरा है, प्रगतिशील किसानों के साथ प्री बजट चर्चा भी करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं आपको बता दें, महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह की मां को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। राष्ट्र सेवा हेतु आपका बलिदान हम सभी के लिए अप्रतिम प्रेरणा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया। राष्ट्र सेवा हेतु आपका बलिदान हम सभी के लिए अप्रतिम है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की अपने ट्वीट के माध्यम से। तो ये ट्वीट है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने लिखा कि मां भारती की साधना में आपका सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वाधीनता संग्राम सेनानी महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन, उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि है। और उन्होंने लिखा कि राष्ट्र सेवा हेतु आपका बलिदान हम सभी के लिए अप्रतिम प्रेरणा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट किया। और महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि आपका बलिदान हमेशा याद किया जाएगा, मां भारती की साधना में आपका सर्वस्व न्यौछावर हमारे लिए अमर रहेगा। अब बात मेरठ की कर लेते हैं, जहां छेड़छाड़ से परेशान पीड़ित छात्रा एसएसपी ऑफिस पहुंची है, जहां तमंचे की नोक पर छात्रा को उठाने की धमकी दी जा रही है। छात्रा को लगातार फोन कॉल करके परेशान किया जा रहा है। स्कूल जाते वक्त छात्रा को उठाने की दबंग दे रहे धमकी। साथ ही छात्रा को स्कूल जाते वक्त दबंगों ने उठाने की कोशिश की, यानी उसकी अपहरण की कोशिश की। छात्रा के शोर मचाने पर पब्लिक ने दबंगों को मौके से भगाया। थाना पुलिस ने मामले में नहीं की कोई भी कार्रवाई। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र का मामला। छेड़छाड़ से परेशान पीड़ित छात्रा एसएसपी ऑफिस पहुंची। मेरठ से हम आपको खबर दे रहे हैं, जहां छात्रा के साथ दबंग लगातार बदसलूकी का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही उसके अपहरण की धमकी दी जा रही है। जहां वो स्कूल से लौट रही थी तब उसके साथ हाथापाई भी की गई, उसे अपहरण करने की कोशिश की गई। वहीं मौजूद लोगों ने छात्रा को किसी तरीके से बचाया। वहीं जब छात्रा अपने पास के थाने में गई तो पुलिस ने उसकी एक न सुनी और अब एसएसपी ऑफिस पहुंचने का मजबूर पीड़ित छात्रा। छात्रा को लगातार फोन कॉल करके कर रहे हैं परेशान। एक मामला भी हमने आपको कानपुर से दिखाया था, जहां छात्रा को तेजाब फेंकने की धमकी दी जा रही। तो ये दूसरा मामला मेरठ का, जहां छात्रा का अपहरण करने की धमकी दी जा रही है, साथ ही अपहरण करने की कोशिश तक कर ली गई, लेकिन थाना पुलिस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई सुध नहीं ले रही है। लगातार प्रशासन की ओर से, आला अधिकारियों की ओर से ये निर्देशित है कि थाने में जो भी लोग आए उनकी समस्याओं को सुना जाए, निस्तारण किया जाए। लेकिन थाने में समस्याएं सुनना तो छोड़ दीजिए, बात करना पसंद नहीं करते। उसके बाद लोगों को एसएसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस की तरफ रुख करना पड़ता है। वहीं छात्रा को तमंचे की नोक पर अपहरण करने की धमकी दी जा रही है। स्कूल जाते वक्त छात्रा और इस खबर पर मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस तरीके से पीड़िता के साथ अभद्रता की जा रही है, उसका अपहरण करने की कोशिश तक की गई, क्या कुछ पुलिस का कहना है? कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई?
बिल्कुल देखिए, जो मंचला है उससे परेशान होकर पीड़िता जो छात्रा है वो कल एसएसपी ऑफिस पहुंची और एसएसपी से कार्रवाई की फरियाद लगाई, लेकिन जो थाना पुलिस है वो सुनने को तैयार नहीं है। पीड़ित छात्रा की जो तहरीर है वो एसएसपी ने पढ़ी और जो थाना पुलिस है उसे कार्रवाई के निर्देश दिए। सख्त लहजे में एसएसपी का कहना है कि किसी भी कीमत पर जो महिला अपराध संबंधित प्रकरण है उसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो थाना अध्यक्ष है उन्हें सख्त लहजे में कहा है कि किसी भी कीमत पर जो इस तरह के प्रकरण है उनमें जो लापरवाही बर्दाश्त की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो जिस तरह से छात्रा पहुंची है एसएसपी ऑफिस और एसएसपी ने थाना अध्यक्ष को फटकार लगाई है, अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि क्या कार्रवाई थाना अध्यक्ष करते हैं या फिर एक बार पीड़िता जो इसी तरह जो है मंचले के छेड़छाड़ से परेशान होकर फिर एसएसपी ऑफिस पहुंचती है। कुल मिलाकर यहाँ पर पुलिस की जो लापरवाही है वो साफ जाहिर है। जिस तरह से मंचले लगातार छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा है, अपहरण करने का भी प्रयास किया और फोन कर धमकी भी दे रहा था, तो इस पर कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कोई छोटी घटना नहीं है कि इस तरीके से सरे बाजार उसका अपहरण करने की छात्रा की कोशिश की जा रही है। जब छात्रा एसएसपी के पास ही गुहार लेकर पहुंची तो अभी तक थाना अध्यक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई की खबर नहीं आई। बिल्कुल, अभी इस पूरे प्रकरण में एसएसपी ने थाना अध्यक्ष को कार्रवाई के निर्देश दिए, 24 घंटे का अल्टीमेट दिया। अगर 24 घंटे के अंदर जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो जरूर जो थाना अध्यक्ष है उसके खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मंचलों का दुस्साहस मेरठ में सामने आ रहा है उस पर किस तरह से मेरठ पुलिस एक्शन लेती है, किस तरह से इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उन्हें रोक पाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संवाददाता राजू ने बताया कि एसएसपी ऑफिस पहुंचने के बाद एसएसपी ने थाना अध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई और 24 घंटे का समय दिया है कि इस पूरे मामले का निस्तारण किया जाए और उस शहदे को गिरफ्तार किया जाए। पीछे लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जनेश्वर मिश्र की 13वीं पुण्यतिथि आज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देंगे श्रद्धांजलि। पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे श्रद्धांजलि। यहाँ आज 10 बजे जनेश्वर मिश्र पार्क में करेंगे पुष्प अर्पित। आज जनेश्वर मिश्र की 13वीं पुण्यतिथि है, जिसको देखते हुए अखिलेश यादव उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इस पर हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप जी, आज 10 बजे जनेश्वर मिश्र पार्क में पुष्प अर्पित करेंगे अखिलेश यादव। बिल्कुल, देखिए जनेश्वर मिश्र को छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है और समाजवादी पार्टी हमेशा उनका बड़ा सम्मान करती थी। आज भी उनकी जो पुण्यतिथि है, 13वीं पुण्यतिथि है, उसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वयं वहां पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और ये बताने की और जताने की कोशिश करेंगे कि वो किसी खास वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वो समरसता का संदेश देते हैं, समावेशी राजनीति करते हैं, सभी वर्गों की राजनीति करते हैं और ऐसे में छोटे लोहिया के पास जाकर के एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सवर्ण से आते हैं और एक बड़े नेता रहे हैं। लोहिया के बाद में लोहिया जिन्होंने इतिहास रचा, राम मनोहर लोहिया, उसके बाद में उनको छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है। मुलायम सिंह यादव हो, जनेश्वर मिश्र हो, इन सब ने लोहिया के साथ में लंबे समय तक काम किया था और उनके आदर्शों पर चले थे, उनके चिन्हों पर चले थे, उनके जो आचरण था उसका पालन किया था और यही कारण है कि इनको छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही महापुरुष की श्रद्धांजलि है आज और उस पर अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर चीज राजनीति से जुड़ी हुई है और इसी के मद्देनजर आज अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज 10 बजे जनेश्वर मिश्र पार्क में पुष्प अर्पित करने पहुंचेंगे पूर्व मुखिया अखिलेश यादव। कानपुर में बसों में मुफ्त यात्रा करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए बुरी खबर है, जहां अगर मुफ्त यात्रा करता कोई भी पुलिसकर्मी पकड़ा जाएगा तो उसे दंडित किया जाएगा। ट्रेन और बसों में नहीं मुफ्त यात्रा कर सकेंगे अब पुलिसकर्मी। बिना टिकट यात्रा न करने पर पुलिसकर्मियों पर
कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त का बड़ा बयान, रेलवे अधिकारियों की शिकायत के बाद दिए आदेश। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस तरीके के पुलिसकर्मी बैठ जाते हैं। जब उनसे पैसे मांगे जाते हैं तो वो अपनी वर्दी की धौंस दिखाते हैं। तो इसी को लेकर के रेलवे ने भी शिकायत की। उसके बाद पुलिस आयुक्त ने बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश पारित कर दिया कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी बिना पैसे के, बिना टिकट के बसों में या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या रेलवेज में सफर करता है और उसके पास टिकट नहीं होती है और या वो पैसे नहीं देता है तो उसे दंडित किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से की गई विभाग थी शिकायत। से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था। कानपुर कमिश्नरेट के साथ साथ अन्य जनपदों को, अन्य जगहों के लिए भी रेलवे ने ये पत्र लिखा था कि उनके द्वारा ये पाया गया है कि कतिपय जगहों पर रेलवेज में वर्दीधारी कर्मी बिना टिकट के यात्रा करते हैं और उच्च श्रेणी के डिब्बों में भी वो यात्रा करते हैं, जिससे जो पैसेंजर्स हैं उनको दिक्कत होती है। हमने सभी हमारे पुलिसकर्मियों को ये सलाह दी है, उनको चेताया भी है। उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग जो कार्य सरकार में यात्राएं की जाती है हमारे द्वारा, हमारे किसी भी कर्मी द्वारा एक एक पैसे का भुगतान ये विभाग करता है। तो हमारे किसी भी कर्मचारी को जो कार्य सरकार से बाहर जा रहे हैं उनको इस तरह से यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। वो बाकायदा अपना टिकट क्रय करें और यात्रा करें, उसके एक एक पैसे का भुगतान ये विभाग करता है। तो थानाध्यक्षों के माध्यम से हमने ये कहा है कि सभी हमारे अधीनस्थ कर्मियों को इस संबंध में अवगत करा दें कि इस प्रकार से वो यात्राएं कदापि न करें। विभाग महराजगंज में खाना बनाते समय गैस के रिसाव से भीषण आग लग गई। गैस से लगी भीषण आग बेकाबू हुई। आग से करीब आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू करने में फायर टीम सफल हुई। निचलौल के शीतलापुर केसरहा की घटना, खाना बनाते समय गैस के रिसाव से लगी आग। गैस से लगी भीषण आग हुई बेकाबू। हालांकि आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने सफलतापूर्वक आग पर काबू पाया। निचलौल के शीतलापुर का मामला बता रहे हैं हम आपको, जहां खाना बनाते समय गैस के रिसाव से भीषण आग लग गई और आग इतनी ज्यादा थी कि उसे संभाल पाना यानी उसे बुझा पाना बेहद मुश्किल था। जहां दमकल की कई गाड़ियों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आप देख सकते हैं कि आग कितनी विकराल है और पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है। लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि दमकल की गाड़ियों की मदद के बिना इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता था। वहीं दमकल की गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। महराजगंज से हमारे संवाददाता ब्रजेश जुड़ चुके हैं। जी ब्रजेश, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी विकराल ये आग लगी है। कितने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका? आपको बता दें कि यह पूरा मामला निचलौल गांव का है, जहां खाना रिसाव से एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतना विकराल हो गया कि करीब आधा दर्जन घर जो है जलकर खाक हो गए। हालांकि इस बात की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग करीब मशक्कत के बाद आग को करीब 2 घंटे बाद काबू पाया जा सका। जी बिल्कुल। किस तरीके से ये जैसे आग लगने का कारण खाना बनाना बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त रिसाव होना शुरू हो गया था। किसी के हताहत होने की कोई खबर? जी आपको बता दें, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बात की सूचना जब जिला प्रशासन को लगा तो जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और लेखपाल कानूनों के द्वारा जांच कराया जा रहा है कि कितने की हानि का नुकसान हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसी के हताहत होने की तो अभी तक कोई खबर नहीं मिली, लेकिन भारी नुकसान होने की आशंका जरूर जताई जा रही है। तो महराजगंज में खाना बनाते समय गैस के रिसाव से ये भीषण आग लग गई और दमकल की कई गाड़ियों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जबलपुर विद्युत मंडल
तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री से विद्युत कर्मियों ने 3 मांग पत्र सौंपा है। वहीं आउटसोर्स मीटर रीडर सहित को सिविलियन मानव संसाधन नीति बनाई जाए। दूसरा कि संविदा अधिकारी कर्मचारी को जन संकलन 2013 से नियमितकरण कर अपना वादा पूरा करें। तीसरा कि नियमित कर्मचारी को फ्रिज बेनिफिट दिया जाने का तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को मांग की गई। वो सभी शक्ति भवन बैरियर गेट पर पहुंचे और हड़ताल को सफल बनाए। मैं अरुण मालविया, प्रांतीय सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ। प्रदेश में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की सूची जारी हो गई है। 75 स्थानों पर मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह, जहां 4 जगह पर जिला परिषद के प्रेसिडेंट फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। आपको साथ में बता दें, राज्यपाल कुरुक्षेत्र के थाने सर में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। साथ ही सीएम खट्टर यमुनानगर के जगाधरी में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार में झंडारोहण करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। वहीं हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित होगा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।